नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 10 देखेंगे। हमारा ये प्लान रहता है कि हम एक ही वीडियो में पूरी यूनिट ख़त्म करें, वो भी स्लाइड के माध्यम से और फोटो के साथ। आज की इस यूनिट का नाम है लोहे का आविर्भाव, यानी लोह युग का आरंभ कैसे हुआ। ये आप कुछ इमेज देख सकते हैं लोह युग की। लोह युग का आविर्भाव। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में देखते हैं। पूर्व लोह युग की संस्कृतियाँ, लोह युग शुरू हुआ उससे पहले की कुछ संस्कृतियाँ थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। लोह प्रौद्योगिकी की शुरुआत, लोह युग की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। महापाषाण संस्कृति, महापाषाण यानी पत्थर संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति, इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दबाण, इनकी जो संस्कृति है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे गंगा घाटी में शहरीकरण। इन हम संस्कृतियों का कालक्रम, भौगोलिक विस्तार, उनमें कौन से बर्तन यूज होते थे, वो सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। प्रस्तावना। आज के इस वीडियो में हम लोह युग के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व लोह युग संस्कृतियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन संस्कृतियों ने लोह युग के उद्भव के लिए एक आधार कैसे प्रदान किया है। यानी पूर्व लोह युग के जो पहलू थे उनके बारे में पढ़ेंगे और लोह युग से पहले भी लोह युग के लिए आधार बन गया था, वो किस प्रकार बना था, वो सब देखेंगे। इस वीडियो के बाद आप भारत में लोह युग के विभिन्न मर्दबांडों की परंपरा और लोहे की प्राचीनता के बारे में जान जाएंगे। यानी भारत में लोह युग के टाइम पर कौन से मर्दबांड यूज करते थे और लोहे की प्राचीनता उसके बारे में जानेंगे। लोहे के उद्भव ने पल पल परिवर्तन किए, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी केंद्रों का उदय हुआ। इन लोहे के उद्भव में बहुत परिवर्तन हुए और शहरी क्रांति आई थी। इस वीडियो में हम सांस्कृतिक क्षेत्र पर लोह प्रौद्योगिकी के प्रभाव को भी पढ़ेंगे। पूर्व लोह संस्कृतियाँ, यानी लोहे से पूर्व कौन सी संस्कृतियाँ थी। लोह युग के उद्भव के लिए आधार को समझने के लिए लोह चरण से पूर्व लोह युग की संस्कृतियों को पढ़ना पड़ेगा हमें। लोह युग से पहले ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी, यानी तांबे का उपयोग लोहे से पहले किया जाने लग गया था। ताम्रपाषाण संस्कृति मानव इतिहास का एक चरण है जब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग किया जाता था। यह मूल रूप से ग्रामीण संस्कृति थी और भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। ताम्रपाषाण संस्कृति बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, जैसे बस्तियां बढ़ी, विभिन्न प्रकार के चाक निर्मित एवं वृहद प्रकार से गूंदी हुई मिट्टी के बर्तन बनाए गए, जैसे ये मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे ताम्रपाषाण संस्कृति के समय। इस काल में मिट्टी के बर्तनों की सजावट के साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन के ऊपर आप देख सकते हो सजावट की गई है। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, कौन कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख गैर हड़प्पा सभ्यता एक ताम्रपाषाण संस्कृति थी, उसके अलावा गैर हड़प्पा जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी वो भी हैं कुछ। उनमें सबसे प्रमुख है बनास संस्कृति, राजस्थान। ठीक है, ये बनास संस्कृति की फोटो है, आप देख सकते हो। कायथा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में है, इसका समय 2400 BC से 2000 BC का है। ये कायथा संस्कृति की फोटो है, उस टाइम के बर्तन है। मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1700 BC से 1400 BC तक की है, ये मालवा है, ये मालवा से प्राप्त किया गया है। जोरवे महाराष्ट्र 1400 BC से 700 BC, ये जोरवे से प्राप्त एक खिलौना है। प्रभास संस्कृति सौराष्ट्र तक 1800 BC से 1200 BC के मध्य थी। प्रभास पाटन, ये सौराष्ट्र की संस्कृति है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। सांवलदा संस्कृति, ये तापी घाटी में पाई गई थी। ये सांवलदा संस्कृति है, ये तापी नदी की घाटी में पाई गई थी। ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने अपने भौतिक लक्षणों में एक निश्चित एकरूपता प्रस्तुत की है, यानी सभी में एकरूपता थी, एक जैसी थी। ताम्रपाषाण लोगों ने शिकार और खेती की, जानवरों को पालतू बनाया, बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण उपकरण के साथ साथ मिट्टी उपकरण जैसे चक्की और मूसल का उपयोग किया। छप्पर की झोपड़ियाँ बनाई, कच्ची मिट्टी की ईंटें राजस्थान के गिलुंद और मालवा में नागदा से प्राप्त किया गया है। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हड़प्पा के विपरीत गैर शहरी थी, यानी हड़प्पा की जो संस्कृतियाँ थी वो शहरी संस्कृति थी, लेकिन ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हड़प्पा की तरह शहरी नहीं थी। ये अधिशेष उत्पादन, व्यापार, शिल्प, गढ़ वाले कस्बों, लेखन और एक विस्तृत जल निकासी व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में था उस टाइप से नहीं थी। ये गैर शहरी संस्कृतियाँ भारत के शुरुआती कृषक समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 6ठी शताब्दी BC में लोहे के आगमन से अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और कृषि अधिशेष और शहरीकरण के विकास के लिए आधार बन गया था। अभी हम देखेंगे OCP, गैरवे मर्दबांड संस्कृति और ताम्र भंडार संस्कृति की समस्या, इनमें क्या समस्याएं थी। ताम्र भंडार का तात्पर्य गंगा घाटी के विभिन्न तांबे की वस्तुओं के भंडार के रूप में आकस्मिक खोज से है। तांबे की कलाकृतियों को शुद्ध तांबे से बनाया गया और इसमें मोबिन कुल्हाड़ियाँ, श्रृंगिक तलवार,
बेदनी तलवार, बर्छी, भाला, मानव कल्प शामिल हैं। सेपई और सोनाली में खुदाई से इन तांबे की वस्तुओं के पुरातात्विक संदर्भ का पता चलता है। सेपई में एक झुका हुआ भाला और बेदनी तलवार 1970 की पुरातात्विक खुदाई में पाया गया था। ये भी आप देख सकते हैं पुरातात्विक अवशेष है, एक रेवाड़ी यानी हरियाणा से प्राप्त है ताम्र भंडार का पूरा अवशेष है। यह कोई उपयोग की वस्तु नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्य से संबंधित हो सकती है। इसका उपयोग क्या करते थे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है किसी को। उसी सांस्कृतिक स्तर से एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को पाया गया था जिन्हें गेरुए रंग के मर्तबान यानी ओसीपी कहा जाता है। वर्तमान भारत के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक तांबे के भंडार पाए गए हैं। तांबे के प्रमुख भंडार स्थल राजपुर, परसू, बिदूर, बसोली, सारथोली, मानपुर और सेपई हैं। तांबे के भंडार लगभग शुद्ध तांबे से बनाए जाते थे। इन वस्तुओं को ढलाई की तकनीक के साथ साथ धातु की चद्दरों को हथौड़े से काटकर तैयार किया जाता था। इन धातुओं का प्रयोग शिकार, मछली पकड़ने और जंगलों की सफाई में किया जाता था। ये वस्तुएं बहुत भारी हैं और लोगों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इनका प्रयोग नहीं होता था। ताम्र भंडारों की तांबे की तकनीक बहुत ही परिष्कृत थी और ये एक सामान्य संस्कृति का काम नहीं हो सकता। यानी तांबे की जो तकनीक थी वो बहुत अच्छी थी, तो एक संस्कृति नहीं कर सकती। ये लगातार सुधार होने के कारण ऐसा होता है। चयनित भंडार पुरावशेष यानी जो भंडारों से ये जो मिले हैं उसमें दक्षिण हरियाणा से 1 और 2 आप इसमें देख सकते हो। सीरियल नंबर 1 और 2 यह दक्षिण हरियाणा से मिले हैं। यूपी से 3 और 4 मिले हैं। 3 और 4 ये यूपी से मिले हैं। 5 नंबर एमपी से मिला है। ये 5 ये एमपी से प्राप्त हुआ है। 6 से 8 बिहार, उत्तर उड़ीसा और बंगाल से मिले हैं। ये आप देख सकते हो 6, 7, 8 ये बिहार और उत्तर उड़ीसा से मिले हैं। कुछ विद्वान उन्हें हड़प्पा संस्कृति से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इन्हें वैदिक लोगों से संबंधित मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद प्रवर्ती हड़प्पा के लोग बाहर चले गए और पूर्व की ओर फैल गए और उन्होंने स्थानीय क्षेत्रों में तांबे की शुरुआत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अम्बाखेड़ी और बड़गांव में गेरुए मर्तबान के साथ साथ प्रवर्ती हड़प्पा के पुरावशेष मिले हैं, जिससे यह अनुमान की पुष्टि होती है। हालांकि और अधिक शोध की भी आवश्यकता है। ये मानव कल्प आकृति है, तांबे की बनी हुई है। ये मानव के समान आकृति है, जैसे सिर, 2 हाथ, 2 पैर। ये गंगा यमुना घाटी से प्राप्त हुई है। अभी हम देखेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति देख लिया। आप देखेंगे लोह प्रौद्योगिकी की शुरुआत, लोह युग की शुरुआत किस प्रकार से हुई। लोह धातु विज्ञान तांबे की तुलना में अधिक जटिल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ऐसक की आपूर्ति और उपकरणों को तैयार करने में कई चरण शामिल हैं। एक ही चरण में तैयार नहीं हो जाता। ऐसक यानी जो कच्चा लोहा होता है उसमें से लोहा निकालना और उससे धातु तैयार करने में बहुत सारे चरण होते हैं। पुरातन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोह तकनीक स्वतंत्र रूप से उभरी है। लोहे की प्राचीनता, भारत में ऋग्वेद के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, हालांकि ऋग्वेद में कहीं कहीं इसका जिक्र आता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में लोह धातु क्रम का उल्लेख है। आहार ताम्रपाषाण काल 2500 से 2000 बीसी के मध्य चरण ने कई लोह कलाकृतियों के स्पष्ट प्रमाण दिए हैं। चित्रित दूसर मर्दवान संस्कृति 1000 से 1600 बीसी में गंगा घाटी के कई स्थलों के लोह उपकरण मिले हैं। उत्तर मध्य भारत में राजा नल का टीला से उत्तरकाली पोलिस वाले मर्तवान संस्कृति से पहले के लोहे के औजार और लोहे के तलछट मिले हैं। यानी उत्तरकाली पोलिस वाले मर्तवान संस्कृति है, उससे पहले के लोहे के औजार मिले हैं। ये राजा नल के टीले से कुछ प्राप्त औजार हैं, आप देख सकते हैं। लोहे के काम करने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली के मल्हार स्थल, जो एक हेमिटेट समृद्ध चट्टानी हेमिटेट एक लोहे का अयस्क है, उसको हेमिटेट बोलते हैं। 4 सांस्कृतिक काल यानी पूर्व लोहकाल, लोहकाल, उत्तरकाली पोलिस वाली मर्तवान संस्कृति और सोंग कुषाण की पहचान स्थल से की गई है। लोह धातुक्रम स्वतंत्र रूप से विकसित हुई और इसकी उत्पत्ति के एक से अधिक स्वतंत्र केंद्र थे, यानी एक जगह उत्पत्ति नहीं हुई और स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगहों पर उत्पन्न हुई है। लोह युग के साथ कई संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं। काले एवं लाल मर्तवान संस्कृति जो अखिल भारतीय चरित्र की है, यानी काले एवं लाल मर्तवान संस्कृति ये पूरे भारत की है। उत्तर भारत की चित्रित धूसर मर्तवान संस्कृति, उत्तर भारत में जो चित्रित धूसर मर्तवान संस्कृति है और उत्तरकाली पोलिस वाली मर्तवान संस्कृति और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इन सभी संस्कृतियों के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं काले एवं लाल मर्तवान संस्कृति। काले एवं लाल मर्तवान संस्कृति मिट्टी के बर्तनों को विपरीत जलावन तकनीक से बनाने के कारण अंदर से काला रंग होता है, जबकि बाहरी सतह लाल रंग का होता है और ये पूरे भारत में पाए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनको उल्टा करके पकाया जाता था, तो ये ऊपर का पोर्शन है ये काला होता था इनका, और अंदर से भी पूरे काले होते थे, और ये जो बाहर जो पोर्शन नीचे रह जाता था जिसमें आग नहीं लगती थी वो पोर्शन लाल रहता था।
इसीलिए इनको ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले और लाल मर्दबांड कहते हैं। अंतर्जी खेड़ा और नोए की खुदाई से पता चला है कि BRW को 11वें मर्दबांड और चित्रित दूसर मर्दबांड स्तर के बीच में पाया गया है, यानी चित्रित दूसर मर्दबांड और 11वें मर्दबांड इन दोनों के बीच में BRW आता है। ये पहले भी हमने एक वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी। अहिचत्तर, आलमगीरपुर और हस्तिनापुर में BRW और PGW एक साथ पाए गए हैं। इन मिट्टी के बर्तनों की परंपरा का विस्तार पूर्व में पांडुराजा डिब्बी, पश्चिम में देसलपुर, उत्तर में रोपड़, दक्षिण में आदिचनल्लूर में चिन्हित किया जा सकता है। BRW मर्दबांड इन मिट्टी के बर्तनों की एक महीन संरचना होती है और इन्हें तेज चाक पर बनाया जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों में कोई चित्रकारी नहीं है, लेकिन आहार में पाए गए मिट्टी के बर्तनों के दोनों ओर सफ़ेद चित्रकारी है, यानी जो ज़्यादातर ये बर्तन है इनमें कोई चित्रकारी नहीं है, लेकिन कुछ बर्तन है जिनमें चित्रकारी भी है सफ़ेद रंग की। टोंटी वाले कटोरे और साधारण तस्त्री आहार में पाए जाने वाले विशिष्ट मिट्टी के बर्तन हैं। टोंटी वाले कटोरे और साधारण तस्त्री यानी जिसका आधार हो उस टाइप की तस्त्री आहार से मिले हैं। संदिग्ध परीक्षा यानी TL डेटिंग के आधार पर इस संस्कृति को 1450 से 1200 BC के बीच रखा गया है। महापाषाण संस्कृति यानी मेगालिथ संस्कृति। मेगालिथ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेगास यानी महा, लिथोस यानी पत्थर से हुई है। कब्र या दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, यानी कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे जिससे पता चलता था कि यहाँ पर कब्र है, इसलिए इस संस्कृति को मेगालिथ संस्कृति कहते हैं। कर्नल मिडोज टेलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 से 1962 में कर्नाटक के सोरापुर दोआब में व्यापक खोज की और महापाषाण यानी मेगालिथ पर लिखा था। ब्रह्मगिरी में खुदाई के बाद सर मोर्टिमर विल्डर ने भारतीय पुरातत्व में मेगालिथ के महत्व को स्थापित किया है। महापाषाण मेगालिथ देश भर में फैले हुए हैं और मुख्य रूप से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के विंध्य, महाराष्ट्र के विदिशा क्षेत्र और दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में मिलते हैं, यानी पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा हैं और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विंध्य क्षेत्र है वहाँ पर भी हैं। महापाषाण संस्कृति के अवशेष उत्तर पूर्व भारत, मध्य प्रदेश यानी बस्तर क्षेत्र, बिहार के सिंहभूम क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये महापाषाण है, ये कौन से प्रकार के होते हैं, इनके कितने प्रकार हैं। महापाषाण यानी मेगालिथ ऐसी संरचनाएं हैं जो तराशे या बिना तराशे बड़े पत्थरों से बनी होती हैं। ये संरचनाएं 7 प्रकार की हैं। इसमें हम देखेंगे मेनिहर, ये मेनिहर संरचना है। दूसरा डोलमेन, ये डोलमेन संरचना है। टॉपिकल, ये टॉपिकल संरचना है। खुदाईकल या टॉप पत्थर, ये टॉप पत्थर है। पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र, ये पत्थर का घेरा है उसमें कब्र बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बहुटॉप पत्थर यानी ये बहुटॉप पत्थर है। और संरेखण यानी एक ही रेखा में पत्थर हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको सबको हम बारी बारी से एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे मेनियर, जैसे आपको बताया था ये मेनियर का चित्र है। एक खड़ा किया गया बड़ा पत्थर इसे संरेखण के रूप में भी पाया जाता है, यानी एक लाइन में भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक केरल, दक्कन और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पाया गया है। दूसरा है डोलमेन, ये डोलमेन है। डोलमेन का अर्थ है पत्थर का टेबल, यानी ये पत्थर के टेबल की तरह होता है। इसके पहिए, ये पैर लगे हुए हैं और ये ऊपर से टेबल का सतह होती है, उस प्रकार से बनाया गया है। डोलमेन बनाने के लिए 4 पत्थर के स्लेब रखे जाते हैं और बॉक्स की तरह की संरचना में व्यवस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं पत्थर रखे जाते हैं, उनके ऊपर बॉक्स की तरह बना दिया जाता है इसको। कभी कभी पत्थर के स्लेब को एक स्वास्तिक के आकार में भी रखा जाता है और एक सपाट छत्रक पत्थर से ढक दिया जाता है, यानी एक पत्थर से ढक देते हैं उनको। डोलमेन्स का उपयोग दफनाने के रूप में किया जाता है, जहां मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं मृतकों के साथ पाई जाती हैं, यानी इसमें जो मृतक को दफनाते थे उसके ऊपर ऐसा बना दिया जाता था और अंदर मिट्टी के बर्तन और लोहे की वस्तुएं मृतक के पास रखी जाती थी। विंध्य में पाए जाने वाले डोलमेन पत्थर ताबूत छोटे होते हैं और कई छोटे पत्थर के स्लेबों से बनाए जाते हैं, यानी विंध्य में है जो डोलमेन वो छोटे पत्थर के ताबूत हैं। डोलमेन अक्सर ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक, चिंगलपेट यानी तमिलनाडु में पाए जाते हैं और दाह संस्कार के उपरांत के अनुष्ठानों से संबंधित हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टॉपिकल, जो बताया था आपको ये टॉपिकल है। इस महापाषाण की छतरी जैसी संरचना होती है। इसमें 4 पत्थर के स्लेब को एक कब्र के ऊपर खड़ा किया जाता है और एक बड़े गोल पत्थर को उसके ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि वह छतरी जैसा दिखे। आप देख सकते हैं उसको इस तरीके से रखते हैं जैसे ये छतरी की तरह हो। ये महापाषाण केरल के अरियानूर और चेरमनगढ़ से मिले हैं। ये जो चित्र है ये केरल वाला है। टॉप पत्थर
यह है टॉप पत्थर। ये टॉपिकल्स के समान ही होते हैं, यानी इसके जैसे ही होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की संरचना और ये इसका पत्थर एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ गुंबद के आकार के बड़े स्लेब जमीन की सतह पर रखे गए थे, यानी सीधा जमीन पर रखा गया है। ये सांप के फन की तरह दिखता है। दफन के ऊपर कभी कभी 5 से 12 हुड पत्थर लगाए जाते थे। इन्हें वर्ताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता था, जिन्हें अपवर्त्य हुड स्टोन कहा जाता है। ये केरल के गड्ढे वाली कब्र को ढकने के लिए प्रयोग किए जाते थे। कब्र के ऊपर रख देते थे इनको। पत्थर के घेरे में गड्ढे वाले कब्र, ये पत्थर के घेरे हैं, इनके बीच में गड्ढे वाली कब्र, ये बीच में गड्ढा खोद के कब्र बनाई गई है। इस प्रकार के महापाषाण में अंतिम संस्कार के लिए लगभग 2 मीटर गहराई और 3.5 मीटर व्यास का गड्ढा खोदा जाता था। ये आप देख सकते हैं 2 मीटर गहरा और 3.5 मीटर व्यास का गड्ढा खोदा जाता था। शव को मिट्टी और पत्थर की रोड़ी की पैकिंग के साथ दफन किया जाता था। उसको पैक कर देते थे पत्थर की रोड़ी से। यह कब्र दक्षिण भारत के चिंगलपुट, चित्रदुर्ग और गुलबर्गा जिलों और उत्तर भारत के काकोरिया में पाए जाते हैं। पत्थर की गुफाएं, ये पत्थर की गुफाएं हैं। ये मखरले पत्थर से बनी होती हैं। इन गुफाओं का निर्माण चट्टान में सीढ़ियों और गड्ढे खोदकर किया जाता है। इन पत्थर को काटने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता था। एक दरवाजा बनाने के बाद अंदर का कक्ष गुंबद के आकार या आयताकार चट्टान के कटे स्तंभ के साथ बनाया जाता था। इन गुफाओं में छत पर मध्य द्वार होता था, जिसके जरिए मृतकों को सामान दिया जाता था। अभी हम देखेंगे शवपेटिका। शवपेटिका यानी ताबूत। यह आप देख सकते हैं ताबूत है। यह एक पक्की मिट्टी से बना ताबूत था, जो बच्चों के दाह संस्कार के लिए बनाया गया था, यानी बच्चों के दाह संस्कार के लिए बनाया गया था। छोटी आकार का था। ये 3 प्रकारों में पाए जाते हैं: पैर वाले ताबूत, वर्ताकार और लंबे घड़े वाली शवपेटिका। ये देख सकते हैं पैर वाले ताबूत। पैर वाले ताबूत पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने बक्से हैं, जिनके सबसे नीचे जानवर जैसे पैर होते हैं। इसके जानवर की तरह पैर होते हैं। ताबूत को ताकत देने के लिए इन पक्की मिट्टी के बक्से को अच्छी तरह से तपाकर पका लिया जाता था। ये ताबूत दक्षिण भारत के चिंगलपुट, ब्रह्मगिरी और मास के क्षेत्रों में अक्सर पाए जाते हैं। महापाषाण संस्कृति का कालक्रम। अभी जो महापाषाण संस्कृति है उसका टाइम क्या था, समय क्या था? दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति से लोह युग की शुरुआत हुई थी। यहीं से लोह युग की शुरुआत हुई। दक्षिण भारतीय महापाषाणों की तिथि निश्चित नहीं है और इसका निर्धारण स्थित शैल विज्ञान यानी स्ट्रिटग्राफी, संगम साहित्य, सिक्के, मिट्टी के बर्तनों और रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया है। ब्रह्मगिरी में सांस्कृतिक अनुक्रम के आधार पर व्हीलर ने 3री शताब्दी BC से 1ली शताब्दी CE के बीच महापाषाण की तिथि निर्धारित की है। चंद्रावली से रोलिटेड मर्तमांड और 1ली शताब्दी BC का एक रोमन चांदी का सिक्का मिला है। कोयम्बटूर में एक पत्थर ताबूत कब्र में रोमन सम्राट ऑगस्टस 63 BC से 14 CE का एक सिक्का पाया गया है। संगम साहित्य की रचना 1ली शताब्दी BC से लेकर 3री शताब्दी के बीच में हुई है। इसके बारे में हम पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य के अनुसार 5 मृत्यु संस्कार हैं, जैसे दाह संस्कार, पत्थर ताबूत, कब्र हांडी, कब्र सावधान और खुले में शव को रखना। कुछ रेडियो कार्बन यानी 14C तिथियों के आधार पर दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति और दक्कन को 1000 BC से 100 BC के बीच में रखा गया है। महापाषाण संस्कृति का लोहे के साथ संबंध। दक्षिणी भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत के साथ महापाषाण संस्कृति निकटता से जुड़ी हुई है। 33 प्रकार के लोहे के औजारों की पहचान महापाषाण कब्रों से की गई है। कृषि के लिए कुदाली, दरांती, कुल्हाड़ी, घरेलू उपयोग के लिए व्यंजन और तिपाई, शिल्प गतिविधियों के लिए छेनी और कीलें, युद्ध और शिकारियों के लिए तलवारें, खंजर, भाले, तीर कमान आदि के लिए लोहे का उपयोग करते थे। नागपुर के पास मोर्जरी ने घोड़ों के सिर के आभूषणों के प्रमाण दिए हैं, जो लोहे की गांठों वाली तांबे की चदरों से बने थे। विदर्भ में नायकुंड की महापाषाण स्थल से लोहे को गलाने वाली भट्ठी मिली है। उत्तर भारतीय स्थल काकोरिया से कोई लोहे के औजार नहीं मिले थे, इसलिए काकोरिया को महापाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई है। सोने यानी चूड़ियों, अंगूठियों, झुमके, मनके, चांदी, गुलमेख और मणिका, तांबा, पीतल की चूड़ियाँ और व्यंजन, प्रच्छद के विभिन्न सामान भी पाए गए हैं, लेकिन कम पैमाने पर पाए गए हैं। अर्धकीमती पत्थरों की मणिका जैसे कि गोमेद और इंद्रगोप मणि, कॉर्नोलियन और सीप और श्रृंग का प्रयोग भी किया जाता था। दक्षिणी भारत की महापाषाण कब्र से प्राप्त लोहे के औजार। कब्रों से कौन से लोहे के औजार मिले हैं? आप देख सकते हैं 1 नंबर पे तीर, ये वाले तीर मिले हैं। 2 नंबर पे खंजर, ये खंजर मिले हैं, पीठ में खंजर घोंप देते हैं, यही खंजर होते हैं वो। 3 नंबर पे तलवार, ये तलवार मिली है।
4 नंबर पे भाला है, ये भाला मिला है। 5 नंबर पे त्रिशूल, ये त्रिशूल है। जो हम एकदम साफ स्पष्ट त्रिशूल देखते हैं, शिव जी की उस टाइप की त्रिशूल नहीं होती है, ये दूसरे टाइप की त्रिशूल होती थी, इसी को त्रिशूल बोलते थे। लड़ाई कुल्हाड़ी, ये 6 नंबर है, ये लड़ाई वाली कुल्हाड़ी है। कुदाली 7 नंबर, ये कुदाली मिली है। 8 नंबर साजा हल, 8 नंबर देखते हैं साजा हल, ये साजा हल है। 9 नंबर दराती, ये दराती मिली है। 10 नंबर रकाब, ये रकाब मिला है। 11 नंबर कलछी, ये कलछी हैं। 12 नंबर तिपाई, ये तिपाई मिले हैं जिसके 3 पैर हैं। 13 नंबर पे मिला है दीपक, यह एक दीपक मिला है। महापाषाणकालीन जीवनचर्या, महापाषाण स्थल आमतौर पर पानी, पत्थर और लोहे, सोने या अन्य धातुओं के स्रोतों के पास पाए जाते हैं। महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें कृषि और पशुपालन निर्वाह के प्रमुख साधन थे। शायद वे सिंचाई तकनीक से परिचित थे और खेती में लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। चावल, जौ और चने के दाने उनकी कब्रों से मिलते हैं। प्रमुख पालतू जानवर गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़ आदि थे। महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार, काले और लाल मर्तबांड, अर्धकीमती पत्थरों के मोती, सीप, धान भूसी, आभूषण यानी चूड़ी, हार, अंगूठी जैसी कलाकृतियाँ मिली हैं। एक बार में एक से अधिक लोगों को एक ही जगह पर दफनाया जाता था। यह इंगित करता है कि वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति, अभी हमने महापाषाण संस्कृति को देख लिया, अब हम देखेंगे चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति। उत्तर भारत के सभी स्थल जहाँ चित्रित धूसर मर्दबान मिले हैं वे लोहे से जुड़े हुए हैं। घग्गर हाकड़ा क्षेत्र के स्थल बिना लोहे के हैं, जबकि गंगा यमुना दोआब में लोहे की वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। उत्तर भारत का लोहा युग मोटे तौर पर चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति से जुड़ा हुआ था। चित्रित धूसर मर्दबान शब्द पेंटेड ग्रेवियर के लिए है, जो एक मिट्टी के बर्तन की परंपरा है जो कि स्लेटी रंग की है और जिसे काले डिजाइनों के साथ सजाया गया था। ये आप देख सकते हैं स्लेटी रंग का बर्तन है और इसको काले रंग की डिजाइन से सजाया गया है। चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। ये मर्दबांड उत्तरी भारत के विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते थे, यानी मुख्य रूप से उत्तरी भारत में थे। इन मिट्टी के बर्तनों को पहली बार 1940 में खुदाई के दौरान अहिछत्तर यानी बरेली जिले से खोजा गया था। अब तक इन संस्कृति के 100 से अधिक पुरातात्विक स्थलों का पता चल चुका है। चित्रित धूसर मर्दबान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी उत्तरी भारत तक सीमित हैं। चित्रित धूसर मर्दबान एक लोहे का प्रयोग करने वाली ग्रामीण संस्कृति थी जो नदी के किनारे फैली हुई थी। महाभारत में कुछ स्थलों जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपट, बागपत, मथुरा और बेरात में खुदाई की गई है। इन सभी स्थलों पर चित्रित धूसर मर्दबान की खोज की गई है। चित्रित धूसर मर्दबान के प्रकार, ये कौन से प्रकार के थे। इस संस्कृति के बर्तनों को एक तेज चाक पर वृहत तरीके से गुदी हुई मिट्टी से बनाया जाता था। इस मर्दबान में मुख्य रूप से मेज पर खाने वाले बर्तन शामिल थे। संभवतः इनका प्रयोग धनी वर्ग द्वारा किया जाता था, यानी टेबल के ऊपर रख के जो खाने के बर्तन होते हैं उस टाइप के बर्तन ज़्यादा थे। कुछ बड़े आकार के बर्तन जैसे घड़े और अवतल किनारे वाले कटोरे भी मिले हैं। काली परत वाले मर्तबान यानी ब्लैक स्लिप्डवेयर, चित्रहीन स्लेटी मर्तबान यानी प्लेन ग्रेवियर एंड काले एवं लाल मर्तबान अन्य संबंधित बर्तन हैं। आप देख सकते हैं कुछ काले बर्तन या लाल बर्तन भी मिले हैं, स्लेटी रंग के बर्तन हैं, कुछ पे कलर किया हुआ है, कुछ पे नहीं किया हुआ, यानी चित्रहीन स्लेटी मर्तबान भी मिले हैं। 50 से अधिक सजावटी पैटर्न की पहचान की गई है। ये सजावट घने काले रंग से बाहरी सतह पर बनाई गई है, यानी 50 से अधिक टाइप की सजावट है जो बाहरी सतह पर बनाई गई है। चित्रित धूसर मर्तबान के प्रकार, इसी में आगे देखते हैं हम। चित्रित धूसर मर्तबान विभिन्न ज्यामितीय डिजाइनों जैसे कि रेखा, आड़े तिरछे वर्त, बिंदु, अर्धवर्त आदि से सुसज्जित हैं। आप इसमें देख सकते हैं आड़ी तिरछी रेखाएं हैं और कुछ वर्त जैसे बने हुए हैं। स्वास्तिक को कुछ मिट्टी के बर्तनों पर भी चित्रित किया गया है, यानी स्वास्तिक का निशान भी था कुछ मिट्टी के बर्तनों पर। कुछ के अंदर की सतह पर भी सजावट है, कुछ बर्तन है जिनमें अंदर की तरफ भी सजावट है। ये रूपनगर यानी पंजाब से मर्दबान के कुछ ठीकरे मिले हैं, टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, और ये हड़प्पा काल के लाल मर्दबान के ठीकरे हैं। मर्दबान को 600 डिग्री पर कम होती ऊष्मा पर पकाया जाता था। इससे स्पाट एवं राख के रंग का प्रभाव आता था। इन लोगों को पकने की विधि में विशेषज्ञता हासिल थी और इस तरह एक समान स्लेटी रंग को हासिल किया गया, यानी पकाने में ये मास्टर हो गए थे अपने काम के, और तभी तो सभी बर्तनों का एक जैसा स्लेटी रंग आता था। चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति का कालक्रम, इस मिट्टी के बर्तनों को शुरुआती तारीखें अंतरजी खेड़ा और नोए से मिली हैं जो क्रमशः 11वीं शताब्दी बीसी और 9वीं शताब्दी बीसी की हैं। अधिकांश स्थल चित्रित धूसर मर्दबान संस्कृति की अवधि को 7वीं और 6ठी शताब्दी
BCE दिखाते हैं। मोटे तौर पर चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति की समयावधि 1000 से 600 BCE के बीच में है। चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति का जीवन, वो किस प्रकार जीवन जीते थे। चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति एक अच्छी तरह से विकसित ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी शहरी जीवन नहीं था लेकिन अच्छी तरह से विकसित ग्रामीण जीवन था। कुछ अधिशेष उत्पादन का संकेत गोल और चौकोर भंडारण कोष्ठ की खोज से मिलता है। कृषि निर्वाह मुख्य प्रणाली थी, यानी कृषि से जीवन यापन होता था, पशुपालन होता था, मछली पकड़ने का भी प्रचलन था। इस काल की मुख्य फसलें चावल जो हस्तिनापुर से मिला है और जो नौ से मिली हैं। गाय और घोड़े मुख्य पालतू जानवर थे। अंतरजी खेड़ा में चूल्हा और कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी चूल्हा भी मिला और कृषि के उपकरण भी मिले हैं। जखेड़ा के स्थल पर दरांती, कुदाल और एक हल्के फाल की प्राप्ति हुई है। इस अवधि के घर मिट्टी की कच्ची ईंटों और छप्पर के बने हुए थे। भगवानपुर में कुछ पकी हुई ईंटें भी पाई गई हैं। पकी हुई ईंटें भी थी लेकिन बहुत कम थी। ज़्यादातर जो घर थे वो कच्ची ईंटों के थे और ऊपर छप्पर डाल रखा था, लेकिन पकी हुई ईंटों का प्रयोग लोकप्रिय नहीं था, यानी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे। कई स्थलों पर अर्धकीमती पत्थर जैसे नीलोपल, सूर्यकांत मणि, गोमेद, गोपमणि के मन के बरामद किए गए हैं। ये नीलोपल है। ये बाकी गोमेद और गोपमणि इनके चित्र, सूर्यकांत मणि इनके चित्र हमने पिछले वीडियो में दिखाए थे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस सांस्कृतिक चरण से सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस सांस्कृतिक चरण में कोई सिक्के नहीं थे। अधिकांश चित्रित दूसरे मर्दबान स्थल 5 हेक्टेयर से छोटे पाए गए हैं और अनुमान बताते हैं कि यहाँ औसतन 60 से 450 लोग रहते थे। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दबान। अभी हम चित्रित दूसरे मर्दबान देख रहे थे, अब हम देखेंगे उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दबान। उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दबान यानी NBPW भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण मिट्टी के बर्तनों की परंपरा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी समय सीमा 700 BCE से 100 BCE के बीच में है। यह एक उत्कृष्ट बर्तन है, कभी कभी 15 मिलीमीटर जितना पतला होता है, अच्छी तरह से पकाकर बनाया हुआ है और चाक पर निर्मित होता है। यह एक तीव्र चाक पर बनाया गया है और एक धातु की ध्वनि देता है, यानी इसको जब बजा के देखते हैं टक टक तो इसमें धातु की आवाज़ आती है। चमकने वाली सतह को इतनी शानदार ढंग से बनाया गया है कि 2500 साल बाद भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है, यानी आप सोच सकते हैं उस टाइम पर कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी उन लोगों के पास। सामान्य बर्तनों में सीधे उत्तल, शंकु टेपरिंग और वलीयत किनारे के साथ कटोरे हैं। झुके किनारे वाले और उत्तल किनारों के साथ तर्त्रिया, गुंडीदारी ढक्कन, अवतल किनारों वाले कटोरे और छोटे घड़े आदि मिले हैं। ये मिट्टी के बर्तन कई रंगों जैसे चांदी, सुनहरा, नारंगी, चॉकलेट, गुलाबी आदि में पाए जाते थे। हालांकि मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादातर रंग काला था, इसलिए इस मिट्टी के बर्तनों को काला कहा गया है। कुछ अलग रंग के भी थे। उत्तरकाली पोलिस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। उत्तरकाली पोलिस वाले मर्दबान को पहली बार 1904 में सारनाथ यानी वाराणसी में खुदाई के दौरान और फिर प्रयागराज के पास बीठा में रिपोर्ट किया गया था। ये मिट्टी के बर्तन 1500 से अधिक स्थलों पर पाए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के स्थलों पर यह अतिव्याप्त के साथ चित्रित दूसर मर्दबान चरण के साथ पहले के हैं, यानी चित्रित दूसर मर्दबान संस्कृति के साथ के भी हैं और पहले के भी हैं। पूर्वी यूपी और बिहार के उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दबान लाल एवं काले मर्दबान चरण के बाद आते हैं। यहाँ पर साथ में थे और यहाँ बाद में आते हैं यूपी बिहार वाले। तक्षशिला की खुदाई के दौरान उत्खननकर्ताओं ने इसे एक ग्रीक काले मर्दबान माना, क्योंकि इस प्रकार के चमकते हुए मिट्टी के बर्तन ग्रीक संस्कृति में बहुत लोकप्रिय थे। उत्तरी भारत यानी गंगा घाटी में इसकी केंद्रीयता उल्लेखनीय है, इसलिए इसे उत्तरी काली पोलिस वाले मर्दबान कहा जाता है। यानी ये गंगा घाटी में ही इनका सेंटर था, वहाँ सबसे ज़्यादा पाए गए, इसलिए इनको उत्तर का नाम दिया गया। यानी उत्तर में काली पोलिस वाली संस्कृति, नहीं तो ये दक्षिण में भी हो सकती थी। काली इसलिए कि ज़्यादातर बर्तन काले हैं। पोलिस संस्कृति यानी इसमें पुलिस की तरह चमकते हैं। उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबान के प्रकार, इसमें कौन कौन से बर्तन हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को बारिश सतह पर चमकदार परत और अंदर काला रंग होता है। आप देख सकते हैं बारिश सतह चमकदार होती है एकदम फुल और अंदर से काले होते हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार महीन स्वरूप का है जिसमें कटोरे शामिल हैं। दूसरे प्रकार का मर्दबान अपेक्षाकृत पतले स्वरूप का है और इसमें तस्तरियाँ प्रमुख हैं। उत्तर काली पुलिस वाले मर्दबान मुख्य रूप से मेज पर खाने वाले बर्तन हैं, जैसा पहले भी बताया था, इसमें मेज पर रख के खाना खाने वाले बर्तन ज़्यादा हैं। कुछ उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबान 2 रंगों में किए गए थे, यानी कि कुछ पे 2 रंग भी थे। सजावट के इस पैटर्न में ऊर्ध्वाधर रेखा में क्षैतिज पट्टी, वर्त में गोल बिंदु, बेल और अर्धगोल शामिल हैं। आप देख सकते हैं वर्त है उसमें गोल बिंदु है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, सफ़ेद रंग से थी। इन मिट्टी के बर्तनों का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि टूटे हुए भांडों को तांबे के तारों से जोड़ा हुआ पाया गया था। यानी हमारे यहाँ आज भी देखा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट सामान है और वो टूट जाता है तो उसको हम
फेविक्विक से चिपका देते हैं या किसी और चीज़ से बांध के चिपका देते हैं, उसी प्रकार उस टाइम पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर कुछ टूट गया होता या टूटे हुए बर्तन थे तो उनको तांबे से जोड़ा गया है, तांबे के तार से जोड़ के रखते थे। उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबांड की विनिर्माण प्रौद्योगिकी, यानी उनका निर्माण कैसे होता था, उनकी कौन सी प्रौद्योगिकी उपयोग करते थे। उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबांड को बंद ज्वलित भट्टी में नियंत्रित वातावरण में पकाया जाता था, यानी भट्टी को बंद करके उसमें पकाते थे। बंद भट्टे ने ज्वलनशीलता की स्थिति को कम करने और ऑक्सीकरण वातावरण और तापमान के अधिकतम उपयोग को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की सुविधा प्रदान की है। यह माना जाता था कि NBPW की काली चमक कुछ प्रकार के उत्तर ज्वलनशील उपचार का परिणाम था, जिसमें गर्म मिट्टी के बर्तनों को वनस्पति या पशु मूल के कुछ कार्बनिक तरल के साथ लेपित किया गया था। फिर भी एक अन्य भूरासायनिक अध्ययन का प्रस्ताव है कि उत्तरी काली पुलिस वाले मर्दबांड का काला रंग चुंबकीय लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण था, यानी ऊपर चुंबकीय लोह ऑक्साइड था, इसकी वजह से ये काले चमकते थे। लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि क्या रीजन है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उत्तरकाली पुलिस वाले मर्दबांड उत्पादकों ने एक अच्छी तकनीकी उत्कृष्टता हासिल की है और उत्तरकाली पुलिस वाले मर्दबांड उत्पादन तकनीक शिल्पकारों के एक विशेष वर्ग तक ही सीमित थी, यानी सभी के पास नहीं थी और एक बहुत अच्छी तकनीकी थी उनके पास। उत्तरकाली मर्दबांड संस्कृति, रेडियोमेट्रिक तिथियां इसकी प्राचीनता को 8वीं शताब्दी BC तक रेखांकित करती हैं, लेकिन यह आमतौर पर नगर स्थलों से जुड़ा हुआ है जो गंगा घाटी में बौद्ध धर्म यानी 6ठी शताब्दी BC के प्रारंभिक चरण के दौरान विकसित हुए थे। उत्तरकाली पुलिस वाले मर्दबांड चरण द्वितीय शहरीकरण से जुड़ा हुआ है, यानी पहला शहरीकरण हड़प्पा के समय हुआ था और ये दूसरी टाइम पे जब शहरीकरण हुआ उस टाइम का है, जो इस अवधि में बसने के प्रारूप, बस्ती और सिक्के, कृषि और पशुपालन, कला और वास्तुकला, व्यापार गतिविधियों में परिलक्षित होता है। बड़ी आबादी वाले स्थलों के पास छोटी बस्तियों के विकास से मानव आबादी के उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है। उत्तरी काली पुलिस मर्दबांड संस्कृति का जीवन, उस टाइम का जीवन कैसा था उनका। प्रारंभिक आज सिक्कों में से कुछ उत्तर काली पुलिस वाले मर्दबांड के साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में जो आज सिक्के मिले थे, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था आज सिक्के किस प्रकार के होते हैं, एक मानक माप प्रणाली अस्तित्व में आई थी जो व्यापार और वाणिज्य के लिए आवश्यक थी, यानी एक फिक्स मेजरमेंट भी इस टाइम पर तक अस्तित्व में आ गया था। बौद्ध साहित्य में इस अवधि में व्यापार गतिविधियों में वृद्धि और विभिन्न व्यापारिक समूहों के गठन का उल्लेख मिलता है। व्यापक व्यापार गतिविधियों के अस्तित्व के बावजूद निर्वाह का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन था। इस अवधि में लोग एक वर्ष में 2 फसलों की खेती कर रहे थे। सिंचाई के लिए नहर और तालाबों का प्रयोग किया जाता था। चावल, गेहूं, जौ, दाल, सरसों आदि अनाज प्रमुख कृषि उपज थे। उज्जैन, अल्लाहपुर, श्रावस्ती और कौशाम्बी से धातु और हड्डी के तीर पाए गए हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल, निमजक यानी नेट सिंक्स और धातु मछली कटिया का इस्तेमाल किया गया है। अभी हम देखेंगे गंगा घाटी में शहरीकरण। गार्डन चाइल्ड ने अपने प्रपत्र द अर्बन रिवॉल्यूशन 1950 में शहरों की पहचान करने के लिए 10 कसौटी प्रस्तावित की थी। यदि स्थल में निम्नलिखित 10 विशेषताएं हो तो वह एक शहर के लिए योग्य हो सकता है। सबसे पहला है बड़ा बसावट का आकार, यानी शहर है तो बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसमें शिल्प की विशेषज्ञता होनी चाहिए। अधिशेष का केंद्रीकरण, यानी उनके पास अधिक सामान होना चाहिए और वो भी सेंट्रलाइज होना चाहिए। विशाल सार्वजनिक वास्तुकला, शासक वर्ग और विकसित सामाजिक स्त्रीकरण, यानी उसमें एक शासक वर्ग होना चाहिए और विकसित सामाजिक स्त्रीकरण होना चाहिए। समाज में एक स्तर होना चाहिए, विकसित स्तर होना चाहिए। लेखन की परंपरा होनी चाहिए। भावी सूचक और सटीक विज्ञान होना चाहिए। अवधारणात्मक और परिष्कृत कला शैलियाँ होनी चाहिए। अंतर क्षेत्रीय लंबी दूरी का व्यापार होना चाहिए। नातेदारी से प्रेरित सामाजिक संगठन होना चाहिए। गंगा घाटी में शहरीकरण में आगे हम पढ़ेंगे। गंगा घाटी में द्वितीय शहरीकरण 6ठी शताब्दी BC के दौरान हुआ था। इस अवधि के दौरान बस्तियों का प्रसार हुआ और बस्तियों के भीतर एक 4 स्तरीय पदानुक्रम दिखाई दिया है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण ऐसा हुआ। इस प्रक्रिया के लिए कृषि ने एक मजबूत आधार प्रदान किया था। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे जौ, दाल, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन किया गया था। इस अवधि के दौरान पुरातात्विक स्थलों से कृषि के लिए लोहे के औजार बहुतायत में पाए जाते हैं। लोहे के औजारों ने निश्चित रूप से कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया, जो एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करने में सहायता करते थे और अधिशेष उत्पादन के संचय के लिए प्रेरित करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि ये जो नोट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स, बाय बाय, सी यू सून।